हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कंसीडर एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन, लेट VBI with the built-in potential of this junction and VR with the applied reverse bias. If the junction capacitance CJ is 1 picofarad for VBI plus VR is equal to 1 volt and for VBI plus VR is equal to 4 volt, CJ will be. तो यहाँ पे एब्रप्ट पीएन जंक्शन है, मतलब स्टेप ग्रेडेड एब्रप्ट पीएन जंक्शन के बारे में बोल रहा है। एक बात और, हालांकि आपके पास सिलेबस में लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कभी आए तो आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर V0 प्लस VD, ये एब्रप्ट पीएन जंक्शन के लिए है, एब्रप्ट। तो उसी प्रकार CJ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर V0 प्लस VD रेस टू 1/3 होता है। तो ये जो है ये लीनियरली ग्रेडेड के लिए है, लीनियरली ग्रेडेड में थोड़ा सा बदल जाता है, ये बात मैं बताना चाहता था। तो यहां पे एब्रप्ट है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे अगर हम लोग को CJ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, मान लेते हैं इसको CJ 1 है, तो यहां पे अगर हम लोग CJ 1 की बात करें तो CJ 1 की वैल्यू दी गई है 1 पिकोफैरेड। तो ये है आपके पास 1 पिकोफैरेड और आपके पास VBI बिल्ट इन पोटेंशियल प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज, ये दोनों का एडिशन कितना है, ये है 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे VR 1 कर देता हूं। फिर से दिया गया है कि आपके पास CJ 2 कितना है, CJ 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन VBI प्लस VR2 की वैल्यू आपको दी गई होगी, ये आपको 4 वोल्ट दिया गया है। तो अगर हमको CJ 2 फाइंड आउट करना है, CJ 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/√, ये VBI प्लस VR2। और अगर हम लोग को CJ 1 फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा √, यहां पे VBI प्लस VR1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा लिख दिया। बाकी भगवान के हाथ में है, क्योंकि इसके आगे कैलकुलेटर का यूज है, बाकी सारा हो गया है। ठीक है, तो अगर यहां पे कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CJ 2 डिवाइडेड बाय CJ 1 इज इक्वल टू √1 डिवाइडेड बाय √4, और CJ 1 की वैल्यू भी हमको पता है 1 पिकोफैरेड। तो इसको भी हटाते हैं और यहां पे 1 पिकोफैरेड लिख देते हैं, दिस इज 1 पिकोफैरेड। तो ये हो जाएगा CJ 2 इज इक्वल टू 0.5 पिकोफैरेड।
29 को देख लेते हैं। 29 में बोला है कंसीडर ए सेप ग्रेडेड सिलिकॉन पी एन डायोड एट टी इज इक्वल टू 300, ये केल्विन होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। टी इज इक्वल टू 300 केल्विन है वो, विथ वी नॉट इज इक्वल टू 0.637, मतलब वी नॉट जो है वो 0.637। गिवन ट्रांसिशन कैपेसिटेंस एट जीरो बायस इज, सो जब बायस नहीं किया गया है मतलब Vd की वैल्यू को 0 रखा गया है, तो उस समय ट्वेंटी एट सॉल्व नहीं किया क्या अपन, सॉरी 28 को पहले करते हैं। तो यहां पे आपके पास 28 क्या है इसके बारे में सोचते हैं। 28 क्या है, सिलिकॉन डायोड हैज ए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास है एक सिलिकॉन का डायोड है और इसमें डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में बोला गया है कि ये 1 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है। When carrying a current of 1 मिली एम्पेयर, मतलब यहां पे आईडी करंट की वैल्यू जो है वो 1 मिली एम्पेयर है। वेरी गुड। एज्यूमिंग Na इज वेरी मच ग्रेटर देन Nd, तो Na की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है Nd से। द डिफ्यूजन लेंथ Lb एट रूम टेम्परेचर, तो डिफ्यूजन लेंथ Lp पूछा है, Lp इज इक्वल टू रूट ओवर dp इंटू टाउपी होता है, ये तो हमको पता है, और dp की वैल्यू ये दे दिया है, तो टाउपी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा इस क्वेश्चन में। ये होता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी दे दिया है, मतलब ये गिवन है और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तब इसको यूज कैसे करना है सर, यूज तो आप ऐसे कर सकते हो, सी डी इज इक्वल टू टाउ इंटू आई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। ठीक है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो ईटा की वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे, और टाउ जो है वो टाउ एन प्लस टाउ पी होता है, और आई की वैल्यू आपके पास 1 मिली एम्पेयर है। ठीक है, और ईटा की वैल्यू आपके पास है यहां पे 2, और ये हो गया आपके पास Vt की वैल्यू 0.026, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में ही होगा, हालांकि दिया नहीं है, और Cd की वैल्यू आपके पास 1 माइक्रोफैरेड है। तो टाउ एन प्लस टाउ पी दोनों है, और आपको पता है कि Na की वैल्यू बहुत है Nd से ज्यादा, तो अगर Na की वैल्यू बहुत ज्यादा है Nd से, और ये आपका टाइम एक्सिस है, तो डोनर एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है इस केस में अगर टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो टाउ की वैल्यू टाउ पी प्लस टाउ एन होता है, लेकिन टाउ एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो टाउ जो है वो टाउ पी के बराबर हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है तो ये डिफ्यूज होकर जब इस तरफ आएंगे तो बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो गएंगे, क्योंकि एक्सेप्टर का वैल्यू डोनर एटम से बहुत ज्यादा है, तो आपके पास 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू ये टाउ पी इंटू 1 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.026 हो जाएगा। तो यहां से आपको टाउ पी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टाउ पी मिल जाएगी तो एलपी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं रूट ओवर डीपी इंटू टाउ पी से। कितना आएगा बता दीजिए बस।
0.026 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 0.026 और ये कितना हो जाएगा टाउ पी, टाउ 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 की भी टाउ की वैल्यू बताइए। टाउ 0.052 मिली सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? टाउ की वैल्यू बताइए। टाउ टाउ 52 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। 29 को हम लिख ही रहे थे, 29 को हम लिख ही रहे थे। सिलिकॉन का ईटा की वैल्यू 2 होता है बेटा, आप भूल जाते हो क्या बार बार? गेट के क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये ऐसी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, इसलिए इसमें कभी लिखा है कभी नहीं लिखा है। और अगर नहीं दिया है तो 1 लेना है। पूरी कहानी, राम कहानी, लक्ष्मण कहानी, सीता कहानी सब बता दिया मैं। उसके बाद फिर से आप वहीं पे कंफ्यूज होते हो जहां पे मैं कंफ्यूज होने मना करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछोगे, इसलिए मैं पहले से सब बता देता हूं। आई नो योर डाउट्स, but you should understand when I am clearing your doubts. Consider a step graded silicon PN diode at T is equal to 300 Kelvin and V naught is equal to 0.637 volt gives transition capacitance at zero bias is equal to, तो यहां पे ट्रांसिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है, मतलब सी टी नॉट की वैल्यू दी गई है। जब वी डी की वैल्यू 0 है तो ये 0.5 पिको फेरेड है, 0.5 पिको फेरेड है। द ट्रांसिशन कैपेसिटेंस एंड रिवर्स बायस ऑफ 5 वोल्ट इज, रक्षा सिंह। द ट्रांसिशन कैपेसिटेंस एट जीरो बायस एट रिवर्स बायस ऑफ, तो यहां पे वीडी की वैल्यू जब 5 वोल्ट होगी तो वहां पे सी टी की वैल्यू की यहां 1 लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। सी टी 1 डिवाइडेड बाय सी टी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पे हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस वी डी। ठीक है, तो सी टी 1 क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी नॉट मतलब रूट ओवर 0.637 और ये हो जाएगा सी टी नॉट की वैल्यू 0.5 दिया गया है पिको फेरेड, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.637 प्लस वीडी की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो सी टी 1 की वैल्यू आप बता दोगे, जीरो 0.168 पिको फेरेड आएगा, 0.168 पिको फेरेड आपका आ जाएगा। रक्षा सिंह, आपकी कॉपी पीछे पलटो और देखो ध्यान से कि ईटा की क्या कहानी है, उसकी क्या जिंदगानी है, सब देखो। क्वेश्चन नंबर 30।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? दिया गया है शोन टू सिलिकॉन एब्रप्ट पीएन जंक्शन। तो यहां पे दो सिलिकॉन एब्रप्ट पीएन जंक्शन दे दिया है, एक सिलिकॉन और एक सिलिकॉन ऐसा, और दोनों के बीच में मेटलर्जिकल जंक्शन है ऐसा। As shown, two silicon abrupt PN junction diodes are fabricated with uniform donor doping concentration. तो दोनों तरफ डोनर और एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन दिया गया है। यहां पे 10 टू द पावर 14 है, यूनिफॉर्म है, और यहां पे भी 10 टू द पावर 14 है। ये अपन मान लेते हैं कि ये डायोड D1 है, तो CA1 है और ये डायोड 1 है। यहां पे C2 है और ये आपका डायोड D2 है। तो ये ताइवान गया और कंसंट्रेशन को बदल के लेके आ गया, 10 टू द पावर 16 बना दिया, इसको 10 टू द पावर 16 बना दिया। अब बोल रहा है एन रीजन ऑफ द डायोड्स एक्सेप्टेड डोपिंग कंसंट्रेशन पीरियड respectively, assuming that the reverse bias voltage is much greater than the built-in potential। ये बोलना चाह रहा है कि आपने जो VD की वैल्यू लगाई है ये वेरी मच ग्रेटर देन ओपन सर्किटेड वोल्टेज है, तो दोनों के एडिशन में VD बच जाएगा। द रेशियो ऑफ C2 by C1, तो यहां पे हम लोग C2 by C1 फाइंड आउट करना चाहते हैं। दोनों में सेम वोल्टेज लगा हुआ है, ये भी बता दिया है। As shown, two silicon abrupt PN junction diode are fabricated with uniform donor doping concentration ND1 and ND2 in the N region of the diodes and uniform acceptor doping concentration in the P regions of the diode. Assuming that the reverse bias voltage is much greater than the built-in potential of the diode, the ratio of C2 by T1 of their reverse bias capacitance for the same applied reverse bias। तो ये जो VD है ये इसके लिए भी उतना ही लगा है और इसके लिए भी उतना ही लगा है, तो यहाँ पे VD में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे किस में डिफरेंस है? कंसंट्रेशन में। हमको ये पता है कि हमारा ओरिजिनल फार्मूला क्या है। ओरिजिनल फार्मूला है एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्यू, और उसके साथ है 1/ND प्लस 1/NA, है ना। और क्या है? ये है V0 प्लस VD, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। अब ये दोनों के लिए तो ये सेम है, तो इसका तो रेशियो, लेकिन ये अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे C22 डिवाइडेड बाय C1 करें तो इसका रेशियो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/N इज इक्वल टू 1/ND प्लस 1/NA ले लेता हूँ। अगर ऐसा ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि अगर मैं यहाँ पे 1/N को फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ND इंटू NA, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ND प्लस NA। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रूट ओवर, क्योंकि 1/N मैंने लिया है, तो ये रूट ओवर N1 डिवाइडेड बाय ये रूट ओवर N2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और N1 1/N1 की वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये सब 1 हो जाएगा, और 1/N2 की वैल्यू आप ND2 इंटू NA2 डिवाइडेड बाय ND1, ये प्लस है, इंटू NA1 ये 2 सॉरी, ये ऐसा करके फाइंड आउट कर सकते हो।
आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे रूट ओवर n1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर n2। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। वैल्यूज आपको पता है, लगा दो। वैल्यूज आपको पता है, लगा दो। तो मतलब अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पे n1 क्या है। तो 1/n1 जो है वो आपका होता है nd प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। ये उल्टा लिख दिया क्या मैं? ये n2/n1 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना। सिल्ली मिस्टेक हो गया था मेरे से। क्योंकि ये नीचे जो लिखाएगा ये रूट में ऊपर चला जाएगा ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेक करो तो, जस्ट चेक इट अप। तो ये रूट ओवर n2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा n2 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है? एक और क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी देख लो। इसमें बोला गया है व्हेन ए डायोड इज रिवर्स बायस
With 8 volt it has a junction capacitance of 15 picofarad. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम लोग बीजेटी में चले जाएंगे। when a diode is reverse bias with a 8 volt it has a junction capacitance of 15 picofarad। तो अगर 8 वोल्ट लगाया गया है रिवर्स बायस का, तो इसका जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो आ रहा है 15 पिकोफैरेड। ठीक है, when the reverse bias is increased to 12 वोल्ट, अगर ये 12 वोल्ट लगा दिया गया है तो इसका कैपेसिटेंस ड्रॉप हो जा रहा है, सीजे जो है वो 13.05 पिकोफैरेड हो जा रहा है। वेदर इट इज ए एब्रप्ट और ग्रेडेड जंक्शन, तो यहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि ये एब्रप्ट है या फिर लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है। तो दोनों का फार्मूला तो अलग अलग है, तो यहां पे आपको जब पता नहीं है तो आप एक एजम्पशन ले लो, ये पहला है ये दूसरा है, दोनों में से कोई एक होगा। तो मान लीजिए मैं यहां पे एजम्पशन ले लेता हूं कि ये एक एब्रप्ट जंक्शन है। क्या ले लिए? एब्रप्ट जंक्शन। अगर मैं एक एब्रप्ट जंक्शन लेता हूं तो मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा CT2 डिवाइडेड बाय CT1 या फिर CJ2 डिवाइडेड बाय CJ1। तो यहां पे CJ2 डिवाइडेड बाय CJ1 आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट ओवर, हमारे पास, हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ पे बिल्ट इन वोल्टेज नहीं दिया है, VBI की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये जीरो मान लेते हैं, तभी जाके ये सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो वोल्टेज आपको लगाया गया है ये VD की वैल्यू है, ये VD की वैल्यू, तो ये VD1 है और ये VD2 है। तो इस कंडीशन में मैं यहां पे लिखूंगा कि ये VD1 हो जाएगा और यहां पे ये रूट ओवर VD2 हो जाएगा। ठीक कहानी? तो अगर मेरा एजम्पशन सही है तो ये सभी कुछ सही हो जाएगा। इसका मतलब है मैं ये सोच रहा हूं कि इस एजम्पशन को लेने के बाद मैं CJ2 को अननोन मानता हूं और मैं इसको फाइंड करके देखता हूं। तो CJ2 जो है वो आ जाएगा मेरा रूट ओवर VD1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर VD2 मल्टीप्लाइड बाय CJ1। अगर इसकी वैल्यू यही आ गई, ये CJ1 है ये CJ2 है, तो मैं समझूंगा कि मेरा एजम्पशन सही है, अदरवाइज एजम्पशन गलत है। तो यहां पे CJ2 को फाइंड आउट करने के लिए रूट ओवर VD1 मतलब ये 8 डिवाइडेड बाय रूट ओवर VD2 मतलब 12 है और मल्टीप्लाइड बाय CJ1 है, डेट इज 13 CJ2 है, CJ1 है, डेट इज 15 पिकोफैरेड। तो ये कितना आ रहा है देखो, हाउ मच? क्या ये 13.05 पिकोफैरेड आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये एब्रप्ट जंक्शन है, अगर नहीं आ रहा है तो 12.24 आ रहा है, तो ये 12.24 पिकोफैरेड आ रहा है, तो मतलब ये नहीं आ रहा है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एब्रप्ट नहीं है, तो ये लीनियरली है।
लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है। मतलब एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया, एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। अगर आप चाहो तो दूसरा एजम्पशन भी ले सकते हो। सर मेरा मन कर रहा है दूसरा भी लेके देखो, तो देख लो। अगर मैं यहां पे CJ2 डिवाइडेड बाय CJ1 लिखूं और मेरा एजम्पशन जो है वो मान लीजिए लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा ये V0। तो V0 की वैल्यू तो हम 0 मान रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा VD1 और यहां पे VD2 क्यूब रूट। तो यहां पे अगर हम लोग CJ2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये VD1 डिवाइडेड बाय VD1 डिवाइडेड बाय VD2 रेस टू 1/3 इंटू CJ1 हो जाएगा। तो VD1 मेरे पास 15 पिकोफैरेड है और VD2 जो है, सॉरी VD1 मेरे पास 8 है और 12 है, सॉरी। तो ये आपके पास है 8, तो ये 8 है, ये 12 है, रेस टू 1/3 इंटू CG1 15 पिकोफैरेड। तो यहां पे हमारे पास CJ2 जो है ये कितना आ जाएगा? वन जीरो आ रहा है क्या? तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये कंक्लूड हो गया कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है और ये लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है। डायोड के 23 में दिया है फॉर ए सिलिकॉन डायोड विथ पी एन एन रीजन्स द एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन आर। तो यहां पे एक एक्सेप्टर है और ये 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17 पर सेंटीमीटर क्यूब है और डोनर है, ये सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड है और डोनर है आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। The lifetime of electrons in p region and holes in the n region is tau n is equal to tau p is equal to 100 माइक्रोसेकेंड लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स आर, कितना डेटा दिया गया है, dn और dp भी दिया गया है। तो द इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूजन, तो इलेक्ट्रॉन का पहले दिया गया है, ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है और ये जो है ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है।
फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू 208 है। केटी अपन क्यू की वैल्यू दी गई है, केटी अपन क्यू की वैल्यू दी गई है और ये है 26 मिली वोल्ट। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एन की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यू की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। When forward voltage of 208 millivolt is applied, तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया गया और उसकी वैल्यू 208 मिलीवोल्ट है, is applied across the diode, the whole current density injected from P region। तो इस समय आपको होल करेंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है। कहाँ से? इंजेक्टेड फ्रॉम पी रीजन, पी रीजन से इंजेक्ट हुआ है टू एन रीजन, टू एन रीजन। तो ये तो यही वाला है ना, आई पी एन इज इक्वल टू ए क्यू डी पी पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एल पी इंटू ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय वी टी -1। और इसको अगर आप a से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ से a हट जाएगा और ये आपका JPN हो जाएगा। ये होल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला तो है, इसको नहीं लगाए थे क्या? डिराइवेशन तो करवाया था इसका मैं, यहां पे देख लो क्या क्या दिया गया है। तो ये आपका होल करंट डेंसिटी है, यहां से A हट जाएगा, बाकी सारा फार्मूला तो वही है। तो यहां पे Q की वैल्यू को पुट करो, इजी है क्वेश्चन, तो फार्मूला क्लिक नहीं किया होगा। dP की वैल्यू क्या है? 36। पी एन नॉट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं NI स्क्वायर डिवाइडेड बाय ND से, ND भी दिया हुआ है और NI स्क्वायर भी दिया है, NI की वैल्यू भी दी गई है। और LP को आप फाइंड आउट कर सकते हैं √ओवर dP इंटू टॉप ए। पूरा फार्मूला से भरा हुआ है, कचरा है, दिस इज कचरा क्वेश्चन। 208 लगा दो डिवाइडेड बाय 26 मिली वोल्ट लगा दो और यहां पे -1 कर दो, आएगा नहीं आएगा? डेटा ज्यादा है, क्वेश्चन में दम थोड़ी है। यही तो है ना, होल करेंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। इससे तो अच्छा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं जिसमें रेशियो फाइंड आउट करना रहता है। $28.60 आएगा, पीछे गलत दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल बता दिया मैं।
ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, हो गया 28.60 आएगा नैनो एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन बनाना है? जैसे रेहान अहमद ने बोला 2.860। डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आपके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ऐसा बनता है। ये आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है। तो यहां पे आपने डोपिंग किया है, मान लीजिए एक्सेप्टर एटम से, और यहां पे मान लीजिए डोनर एटम से। तो एक्सेप्टर एटम्स बहुत ज्यादा है डोनर एटम के कंसंट्रेशन से। तो अगर आप इस साइड माइनॉरिटी को फाइंड आउट करना चाहें, मतलब क्या, एन इन पी रीजन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका आप इसको ऐसे लिखोगे। ये क्या है? ये है आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार अगर इस साइड आप माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहे थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो आपके पास आएगा यहां पे, दिस इज P इन N एट 0 इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd। अगर आपका Na का वैल्यू ज्यादा है तो ये Np नॉट की वैल्यू कम आती है। अगर Nd की वैल्यू यहां पे कम है तो Pn नॉट की वैल्यू ज्यादा आती है। और ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये जो है ये थोड़ा कम आएगा, और यहां पे ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। तो यहां से यहां तक जो रेंज है ये आपका Pn नॉट का है, सॉरी ये आपका Np नॉट का है, क्योंकि माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वाई एक्सिस है। और यहां पे आपके पास Pn नॉट का है। इसका मतलब है ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को बता रहा है। अब ये जो है इसको मैं कर दिया फॉरवर्ड बायस। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो इसका मतलब है यहां से होल्स इधर जाएंगे, वो जाके माइनॉरिटी बन जाएंगे। ये आपका माइनस ऑफ एक्स पी नॉट है, ये आपका प्लस ऑफ एक्स एन नॉट है, और ये जीरो है। हालांकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ जीरो होता है, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की। तो यहां से आपके होल्स आएंगे और वो एक्सपोनेंशियली रिकम्बाइन हो जाएंगे, और यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो जाएंगे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो ये आपका माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है जब आप किसी डिवाइस को फॉरवर्ड बायस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का ग्राफ है। इंपॉर्टेंट क्या है, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, यूनिट क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए बिफोर डायोड को पढ़ने से पहले। ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का ग्राफ है जिसमें ये भी माइनॉरिटी है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये एक्सेस माइनॉरिटी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये P डैश N विच इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, और ये क्या है, ये आपका N डैश P विच इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। ये दोनों एक्सेस माइनॉरिटीज है, और ये जो है वो इनिशियली जो अवेलेबल था वो है। क्लियर है ये ग्राफ? तो ये किस केस में है, ये फॉरवर्ड बायस के केस में है। जब आप रिवर्स बायस कर देंगे, मान लीजिए आप इसको रिवर्स बायस कर दिए, तो रिवर्स बायस में होगा क्या, आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है,
तो यहां पे आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया। और ये मान लीजिए ये आपका मेटलर्जिकल जंक्शन है और ये आपका एक्स एक्सिस है। यहां पे आपका पहुंच गया, दिस इज माइनस ऑफ एक्स पी नॉट, ये जीरो, ये प्लस ऑफ एक्स एन नॉट है, और आपने इसको रिवर्स बायस कर दिया। तो इस समय जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो तो जाता ही नहीं है। कौन जाता है? जो थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन था वही जाता है। तो आपके पास यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन यहां तक था समझ लीजिए, और यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन कुछ यहां तक था। ये वाई एक्सिस जो है वो फिर से माइनॉरिटी को बता रहा है, वाई एक्सिस जो है वो फिर से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस जंक्शन को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। कौन क्रॉस कर रहा है? जो थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी अवेलेबल थे वही जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो ये है आपके पास, ये अगर आपका पी रीजन है जिसमें आपने एक्सेप्टर से डोपिंग किया है, ये आपका पी रीजन है मान लेते हैं, और ये आपका एन रीजन है जिसमें आपने डोनर एटम से डोप किया है ना, ये डोनर एटम से डोप किया है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो माइनॉरिटी अवेलेबल है वो है आपका एन इन पी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए है, और यहां का माइनॉरिटी है यहां से यहां तक जो कि पी इन एन एट थर्मल इक्विलिब्रियम है, जो कि एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी है। तो यही थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटीज ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पार जाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि यहां पे आपके पास नेगेटिव आयंस है और यहां पे पॉजिटिव आयंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेसिनिटी में जो भी माइनॉरिटी घुस गया वो माइनॉरिटी वहां स्वीप हो जाता है। मान लीजिए यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स घुस गया गलती से, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्वीप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां नेगेटिव है, ये स्वीप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट, लेकिन ये ड्रिफ्ट की वजह से गया है। तो कोई मेरे से पूछा मान लो कि सर ये जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स का कितना कंसंट्रेशन था कि वो ड्रिफ्ट होके उधर चला गया, तो मैं ये बोलूंगा कि जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जीरो था। ये ग्राफ कई बार आपने देखा होगा, तो मैं आपको बोलूं कि जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जीरो हो गया था, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये लाइन आपका हट जाएगा। और यहां पे अगर पूछे कि जंक्शन पे होल्स का कंसंट्रेशन कितना था, तो मैं उसको ये समझाऊंगा कि भाई जंक्शन पे होल्स का कंसंट्रेशन जीरो था, ये जो लाइन है ये हट जाएगा। तो ये आपका नया डायग्राम बन के आया है। इसका मतलब है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है इस एरिया में, ऐसा नहीं है। तो डीप इनसाइड तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जंक्शन की ओर आएंगे वैसे वैसे माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। ओ सॉरी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां पे आपके पास नेगेटिव आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ठीक है। तो मैंने बोला कि माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन इस पॉइंट में पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया, और ये माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन भी यहां पहुंचते। तो किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने लॉ ऑफ जंक्शन लगा दिया। रीजन है क्या? लॉ ऑफ जंक्शन। लॉ ऑफ जंक्शन ये बताता है कि कितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक साइड से दूसरे साइड में जा रहे हैं।
जैसे कि यहां पे हम लोग लगाए लॉ ऑफ जंक्शन, तो पी एन एट जीरो, ये जंक्शन पे है, होल्स का कंसंट्रेशन एन रीजन में, तो ये है आपका होल्स का कंसंट्रेशन एन रीजन में नॉट पे, दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एन डी होता है। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास, ये आपके पास जितना भी पहले से अवेलेबल था, पी एन नॉट अवेलेबल था, ये ई रेस टू माइनस बी डिवाइडेड बाई वी टी हो जाएगा। खास बात ये कि पहले हम फॉरवर्ड बायस में इसको पॉजिटिव लगाते थे, अब रिवर्स बायस में ये नेगेटिव हो गया। अब जब रिवर्स बायस में ये नेगेटिव हो गया और आप रिवर्स बायस का वोल्टेज मान लीजिए 2 वोल्ट भी लगाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पी एन नॉट का कितना भाग जंक्शन पे अवेलेबल है। ये क्या बताता है? जंक्शन के कंसंट्रेशन को बताता है, ये जंक्शन के कंसंट्रेशन को बताता है। तो यहां पे अगर मान लीजिए -2 वोल्ट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 0.026, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 0 आता है। इसका मतलब है पी एन नॉट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो P इन एंड रीजन एट 0, मतलब होल्स का कंसंट्रेशन इन एंड रीजन एट 0 डिस्टेंस पे, तो यही तो है आपके होल्स का कंसंट्रेशन। और ये कौन सा रीजन है? एंड रीजन पे। और 0 डिस्टेंस मतलब जंक्शन, तो जंक्शन पे पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू क्या होगी आप इसको फाइंड आउट करके देख सकते हो, ये लगभग 0 आता है। और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है। इसका मतलब है होल्स जो है वो यहां तक पहुंचते पहुंचते 0 हो गया। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया कि होल्स 0 कैसे हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, जो होल्स थे, जो गलती से इसकी वेसिनिटी में, ये होल्स 0 नहीं हुए, ये होल्स क्या किए, ये दौड़ते दौड़ते आए बड़ी तेजी से, बिकॉज रिवर्स बायसिंग, ये इसकी वेसिनिटी में चले गए। जैसे ही इसकी वेसिनिटी में चले गए ये स्वीप हो गए, और अगर ये स्वीप हो गए तो ये यहां से खत्म हो गए। कहां से? इसके जंक्शन के एड से, मतलब इसके जंक्शन के एड्ज में कोई चार्ज कैरियर्स रहता ही नहीं है, सभी चार्ज कैरियर स्वीप होकर इधर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी वेसिनिटी में, उसके इलाके में आ जाते हैं। तो अगर मैं यहां पे कोई चार्ज कैरियर्स बना देता हूं, इसका मतलब है वो चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, एक्चुअली अवेलेबल नहीं होते, वो तो खींच के इधर निकाल देता है उसको। तो जंक्शन के एड्ज पे चार्ज कैरियर्स रहते ही नहीं है, इसलिए यहां पे चार्ज कैरियर्स की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली आप अगर फाइंड आउट करना चाहें कि n, इस तरफ फाइंड आउट कीजिए कि अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करना चाहूंगा एन पी एट 0, तो ये हो जाएगा एन पी नॉट ई टू द पावर माइनस वी डिवाइडेड बाई वी टी। ये नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे भी ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है जंक्शन की एड्ज पे, जहां पे 0 डिस्टेंस आप मान रहे हैं, वहां पे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से आ रहे थे रिवर्स बायसिंग की वजह से, रिवर्स बायसिंग की वजह से आ रहे थे, लेकिन ये आते आते यहां पे ये बचे ही नहीं। एक्चुअली बचे नहीं तो कहां गए सर जो आ रहे थे? वो एक्चुअली स्वीप हो गए। तो सर यहां जो चार्ज कैरियर्स थे वो कहां गए, 0 क्यों हो गए? एक्चुअली वो स्वीप हो गए, उस तरफ धकेल दिया गया उसको, और ये भी स्वीप हो गया। अब एक नई कहानी बन के आती है, क्या? अगर सर यहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां आते आते वो स्वीप हो गए, तो सर कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे डिफ्यूजन हो गया और यहां पे ड्रिफ्ट हो गया। बोल सकते हैं ना भाई? क्योंकि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स में माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन को कंपेयर करोगे, जिसको आप x1 और x2 ले लो मान लो, तो ये दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंस है। तो इसका मतलब है यहां पे डिफ्यूजन चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है? ड्रिफ्ट चल रहा है। यहां पे क्या चल रहा है? यहां डिफ्यूजन चल रहा है। किसका? माइनॉरिटी का। तो जब माइनॉरिटी जंक्शन को क्रॉस किए, वो ड्रिफ्ट की वजह से क्रॉस किए, इसलिए हम उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं।
सिमिलरली फॉरवर्ड बायस में अगर आप सोचेंगे तो मैं एक डायग्राम बनाता था, आपको याद होगा, कंसंट्रेशन यानी कंपोनेंट ऑफ करंट में, जिसमें मैं ऐसा बनाता था फिर ऐसा बोलता था और बोलता था कि ये ड्रिफ्ट करंट है, आपको याद होगा। तो यहां पे भी देखिए, इस रीजन में फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं, इस रीजन में आपका ड्रिफ्ट चलता है और इस रीजन में भी आपका ड्रिफ्ट चलता है, लेकिन जंक्शन को जब क्रॉस करता है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो डिफ्यूजन की वजह से करता है। सेम एनालॉजी है, यहां पे ड्रिफ्ट, यहां पे ड्रिफ्ट, ये डिफ्यूजन। यहां पे डिफ्यूजन, यहां पे डिफ्यूजन, ये ड्रिफ्ट। कितने लोगों को क्लियर हो पाया बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बता देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? मैं यहां पे साइन उल्टा बना दिया था, जिसको मैंने क्लियर कर दिया। तो आप फॉरवर्ड बायस को भी समझ लो और रिवर्स बायस को भी समझ लो। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है आगे। देखिए, जहां पे भी कुछ डाउट है वहां पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं चुपचाप, ताकि बच्चे को कोई डाउट ना आए। यहां पे भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया चुपचाप, ताकि बच्चे को कुछ डाउट ना आए। सर यहां तो हम सब बड़े हो गए हैं। हाँ, डिफ्यूजन डेफिनेटली यहां पे बहुत कम होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम चेंज हो रहा है। यहां पे जो होल्स का कंसंट्रेशन है dp/dx, ये बहुत माइन्यूट है। वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं माना जाता। यहां पे जो ड्रिफ्ट है ये नेग्लिजिबल है। अगर यहां ड्रिफ्ट होता तो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम कभी भी यहां स्ट्रेट नहीं बनता, क्योंकि ड्रिफ्ट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आप देखे होंगे जब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो ये ड्रिफ्ट कैसे हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहां पे ड्रिफ्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, इसको हम इग्नोर करके चलते हैं। हालांकि ड्रिफ्ट होता है, अगर ड्रिफ्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स जब एंट्री करता है यहां से, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाता, उसको भाई कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट ही कर रहा है ना। लेकिन अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है, तो बैंड बेंडिंग दिखना चाहिए ना। लेकिन बैंड बेंडिंग तो नहीं दिखता, आप तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं सर, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम करते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि और एलिब्रेट करूं? बताइए तो सही, नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो यहां पे भी ड्रिफ्ट है, ये नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, हालांकि है यहां पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जंक्शन को क्रॉस करने पे ही करंट होता है। जिस भी रीजन से आपका चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेगा वही उसके करंट का रीजन होता है। यहां पे वो किसी भी रीजन से घूम रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जंक्शन ही जो है वो बैरियर का काम करता है। ठीक है, बार बार इस बात को बताता हूं लेकिन आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना छोड़ के
ऋषिन रॉय डॉक्टर बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के कारण मूव करते हैं, तो उस करंट को डिफ्यूजन क्यों करते हैं? भाई ये फिर से बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, ये डिफ्यूजन की वजह से जा रहे हैं। जंक्शन को क्रॉस वो डिफ्यूजन की वजह से करते हैं। ये बता बता के बूढ़ा हो गया मैं, मेरे को पता है ये डाउट आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई जंक्शन इज द बैरियर जिसको वो रोक के रखा था। मैं लॉकडाउन में यहां से निकला और मेरे को पुलिस वाला रोक दिया। अब पुलिस वाला रोक दिया, उसके पहले मैं जैसे भी जा रहा था। पुलिस वाला रोकने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ के सीएम को कॉल लगाया, भैया मेरे को रोक दिया है, ये कैसे करूं? बोले बात करा पुलिस वाले से। पुलिस वाले से बात किया, पुलिस वाला बोला भैया आपके पास सोर्स है, आप जाओ। तो मैं बोलूंगा क्या कि मैं अपने वजह से गया हूं? मैं तो उस सीएम के सोर्स से गया हूं। तो वैसे ही है, ये ड्रिफ्ट करके इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इसको पुलिस वाला रोका। अब बोला कि भैया तू ड्रिफ्ट नहीं कर सकता, अब तेरे को डिफ्यूज करना है। तो ये डिफ्यूजन इज द रीजन बाय विच इट इज क्रॉसिंग द जंक्शन। सभी का हानि आएगा तो मैं बीजेटी नहीं पढ़ाऊंगा भाई। बीजेटी पढ़ने के लिए ये नॉलेज आपको जरूरी है जो मैंने अभी आपको दिया है, इसके बगैर आपको बीजेटी नहीं समझ में आएगा। बीजेटी में पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और ये कोई बुक में नहीं बताता, बताता भी है तो एक लाइन में लिख देगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा। कोई कोई बुक खोल के देखना, ये वाला डायग्राम बना रहता है जो मैंने रिवर्स बायस में बनाया है। ठीक है।